यस, चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना समरी टॉपिक है। समरी को समझने का प्रयास करते, किस तरीके से समरी की जाती है। आप दो तीन सवाल है और एक लगातार शिकायत है मुझसे कि सर आप हिंदी में नहीं बताते हो। तो ऐसा मैं इंटेंशनली नहीं करता हूं, मेरी हिंदी ही कमजोर है। मतलब बहुत सारे बच्चों को ऐसी गलतफहमी की सर को हिंदी नहीं आती। भाई इतनी टिपिकल जो लॉ की हिंदी है वो मुझे नहीं आती है। मैं अपना बेस्ट जो भी कर सकता हूँ हिंदी पार्ट पर कर लूंगा। जो नोट्स में यहाँ पर दूंगा अंग्रेजी भाषा के, मैं सारे हिंदी ट्रांसलेशन नहीं दे पाऊंगा। जो आवश्यक चीजें हैं, जो फॉर्मेट है वो मैंने अपलोड कर दिया है। तो थोड़ा सा आप अपने हिसाब से उसको कोशिश करें कि आप ट्रांसलेट करें। जो मैं आपकी विशेष मदद करने वाला हूं वो जजमेंट राइटिंग किस तरीके से किया जाता है, मार्शलिंग किसे कहते हैं, एप्रिसिएशन किसे कहते हैं और किस तरीके से किया जाता है। तो भाषा का आपका कोई भी सब्जेक्ट हो, आप हिंदी के हो अंग्रेजी के हो, दोनों में आपको काम आएगा। आपकी समझ, आपकी बुद्धि, आपका उसका विकास होगा, तो इसलिए वो जरूरी है। तो हिंदी वाले विद्यार्थियों से मैं क्षमा चाहता हूं और मैं डेली एक बार क्षमा उनसे मांग लूंगा, क्योंकि उनकी आवश्यकता सही है। क्योंकि मैं खुद महसूस करता हूं कि आज जो कंटेंट अंग्रेजी के विद्यार्थियों के लिए अवेलेबल है बाजार में, यूट्यूब पर, गूगल पर आप सर्च करेंगे जितने ब्लॉग्स मिलते हैं आपको, लगभग अंग्रेजी भाषा के लगातार मिलते हैं। चाहे वो लीगल न्यूज की वेबसाइट काम कर रही हो, चाहे लाइव ला हो, चाहे बार एंड बेंच हो, कोशिश कर रहे हैं वो हिंदी में करने की। पर जितना ज्यादा कंटेंट अंग्रेजी में दे पाते हैं उस स्तर का कंटेंट हिंदी में नहीं दे पाते। तो वो लड़ाई उन विद्यार्थियों की है और उन्हीं को कोशिश और प्रयास करना है कि वो किस तरीके से उन संसाधनों तक पहुंच सकते हैं जिसकी कमी है। RCT मीन्स रेगुलर क्रिमिनल ट्रायल। सर न्यू फॉर्मेट जो है प्रैक्टिकल जजमेंट के फॉर्मेट नहीं, प्रैक्टिकल जजमेंट के फॉर्मेट वैसा ही है। मतलब जो अपन ने करा ना RCT नंबर वगैरह वगैरह, वही मेरे हिसाब से फर्क होगा। तो वो वैसे ही किया जाएगा, है ना। जो मैंने फॉर्मेट दिया है वो प्रैक्टिकल भी है, वो मध्य प्रदेश में फॉलो भी हो रहा है, और वो जो आया है भैया नया फॉर्मेट उसके अनुरूप ही है वो। आप एग्जैक्टली मैच करना चाहोगे नहीं होगा। जो नया फॉर्मेट आया उसका एक उद्देश्य है, उस उद्देश्य को फुलफिल हमारा फॉर्मेट कर रहा है। एक ही परिवर्तन है बस कि वहां पर जो RCT नंबर है, सीएना नंबर है, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है, जो नंबर साइड में चलते हैं, ये उसने बीच में कर रखकर कुछ नहीं लिखे। क्योंकि फॉर्मेट सेंट्रल से आया है तो उन्हें आपके स्टेट के क्या नंबर देते हैं उसका फॉर्मेट नहीं पता था। तो वहां पर एक छोटा सा चेंजेस है, बाकी लगभग पूरा सेम है। केस नंबर रिकॉर्ड, CNR इज केस नंबर रिकॉर्ड। चलिए, हाँ, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट लगभग सेम है। छोटा सा परिवर्तन मैं आपको बताऊंगा। छत्तीसगढ़ में इंडेक्स बनाया जाता है पर पेज का, पहले पेज में पहला इंडेक्स आता है और उसके बाद शुरू होता है। अब इंडेक्स का एक डब्बा बढ़ाएंगे तो वो टाइम वेस्ट होगा। मेरा फर्ज है दोनों बातें बताना, प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, वहां का फॉर्मेट क्या, और एग्जाम में हम क्या कर सकते हैं। मैं रिपीट कर रहा हूं, एक होता है अच्छी जजमेंट राइटिंग, वो मैं नहीं सिखा रहा हूं। मैं एग्जाम पर्पस की जजमेंट राइटिंग सिखा रहा हूं। अच्छे में समय मुझे भी चाहिए और समय आपको भी चाहिए। एक जजमेंट के लिए 3 घंटे चाहिए, है ना। तो इस बात को भैया समझना। अरे वो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, प्रिसाइडिंग ऑफिसर लिख दो, कुछ भी लिख दो, वो चेंजेस चलता है। कभी जैसा आपका नाम ऊपर आएगा, कभी जिले का, वो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहला अपना समरी का मैंने आपको दिया था। आप में से कितने लोगों ने समरी की नहीं की मुझे नहीं पता, पर उसके ऊपर हम करेंगे किस तरीके से भैया समरी करना है। आपकी स्क्रीन के ऊपर वो समरी एक बार फिर मैं ला रहा हूं ताकि आप लोग उसको भैया देख पाए। यस, आई होप ये समरी ऑनलाइन दिख रही होगी। एक बार चेक करना ऑनलाइन, हमारे चेक करना क्लास में क्या है। समरी स्क्रीन पर दिख रही है अपनी। ये समरी मैंने आपको कल दिया था, एक पूरा PDF मैंने आपको दिया है ना। ठीक है, ये ना आप इसे देख सकते होंगे। अब सवाल है कि समरी की कैसे जाती है। और एक बच्चे का सवाल था कि सर एग्जाम में तो बड़ी बड़ी समरी आती है, छोटी छोटी क्यों करवा रहे हो। क्योंकि भाई छोटी छोटी से अपन सीख सकते हैं ना। पहले हम 10 लाइन को 3 में कन्वर्ट करना सीखेंगे, फिर 100 को 30 में करना सीख जाएंगे अपने आप, है ना। हमें बेसिकली फॉर्मूला सीखना है। जब फॉर्मूले की प्रैक्टिस की जाती है तो बड़े बड़े नंबर नहीं रखे जाते हैं। A+B का होल स्क्वायर जब हमने पढ़ा था तो हमने छोटे नंबर लेके सीखा था ना। ठीक है, तो बस वैसा ही है।
बाय यूटिलाइजिंग आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डीप फेक टेक्नोलॉजी। अब आप इसके अंदर 3 से 4 पॉइंट ऐसे निकालने का प्रयास करो जो आपको लगता है महत्वपूर्ण है। देखो, समरी का मतलब, एक समरी में आप लैंग्वेज चेंज कर सकते हो, मतलब जिस भाषा में इसने लिखा है एज इट इज इस वॉकेब का इस्तेमाल करना जरूरी नहीं है, आप अपनी वॉकेब का इस्तेमाल कर सकते हो। समरी का उद्देश्य होता है कि जो टॉपिक पूरा कहना चाह रहा है क्या है, आप इसको कम भाषा में कह सकते हो। सवाल ये है, डेफिनेटली अगर एज इट इज कहना हो तो संभव नहीं है, अगर सारी बातें आपको इंक्लूड करना हो, पर सारी बातें इंक्लूड करना जरूरी नहीं है। आप बहुत सारी छोटी छोटी बातें, इधर उधर की बातें छोड़ सकते हो। समरी को आपको किस तरीके से देखना चाहिए, आपके सामने एक समरी का पैराग्राफ है, उसके कुछ होंगे बुलेट पॉइंट्स, कुछ होंगे सब पॉइंट्स जो इसको फर्दर एक्सप्लेन कर रहे होंगे, डिफाइन कर रहे होंगे, एग्जांपल दे रहे होंगे वगैरह वगैरह। आपका काम है मेन 3-4 पॉइंट को लेकर भैया चलना है। जैसे यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 8 लाइन का ये पूरा पैराग्राफ है, मतलब 3 लाइन में आपको इसको डिफाइन करना है, तो आपकी समरी है, वरना नहीं है। 3 लाइन में 1/3 अपने को हमेशा सीखना चाहिए। 3 का 3.5 चल जाएगा, 3 का 2.5 चल जाएगा, पर उससे ज्यादा हम नहीं कर सकते। क्लियर है? अब आप इस पूरे पैराग्राफ को एक बार फिर पढ़ो और 3 कौन से महत्वपूर्ण चीज, 3 महत्वपूर्ण, आप कोशिश करिए 3 कौन से पॉइंट ये अपने को बताना चाह रहा है, वही पॉइंट अपने को अपने जो समरी अपन करेंगे फाइनल, उसके अंदर अपने को इसमें इंक्लूड करना है। टॉपिक क्या कहना चाह रहा है, देखो टॉपिक 2 बात करता है, एक वो कुछ कहना चाह रहा होता है, एक उसका सेंट्रल उद्देश्य होता है ना, सेंट्रल पॉइंट होता है, एक उसका फोकस उसके ऊपर होता है, पहला। दूसरा, उस बात को समझाने के लिए वो इधर उधर की बातें कर रहा होता है, हमें इधर उधर की बातों पर नहीं जाना है, टू द पॉइंट। वो क्या मैसेज देना चाह रहा है, उसकी सेंट्रल थीम क्या है। एआई है, अब एआई अपने आप में बहुत बड़ा टॉपिक है, इसके ऊपर किताबें लिखी जा चुकी है, पर अपने पास केवल 9 लेने और 9 में से अपने को 3 करना है। तो इस पैराग्राफ का उद्देश्य क्या है, ये क्या कहना चाह रहा है, उसके फायदे उसके नुकसान, किस तरीके से ऑपरेट करना, आप खुद सोचो। नहीं कराओ तो समरी आप करिए, फिर मैं आपको इसका सही आंसर लिखवाऊंगा और बताऊंगा कौन से 3 पॉइंट महत्वपूर्ण थे, बाकी महत्वपूर्ण क्यों नहीं थे। जब लगातार ऐसी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पैराग्राफ पढ़ने के बाद ये होती प्रैक्टिस होती है, ये अचानक नहीं होगा, ये एक बार में नहीं होगा है। पर जब आप 15 20 25 सॉल्व कर लोगे तो आपको जब नया पैरा आएगा आपको दिखने लगेगा कि अच्छा ये काम का है, ये कचरा है, ये काम का है, कचरा है। वो प्रैक्टिस है। वो बचपन में अपन करते थे, पैसेज आता था, उसमें तो क्वेश्चन आते थे, तो वो अचानक नहीं होता था, उसकी जो बच्चा प्रैक्टिस बहुत करता था उसके लिए आसान था पैसेज पढ़ना और क्वेश्चन सॉल्व करना। तो हमारे लिए समरी की प्रैक्टिस महत्वपूर्ण है, प्रैक्टिस से ही सीखोगे। आप समझे साइकिल की तरह है, ये रोज चलाओगे तो सीख जाओगे, एक दिन बताऊंगा तो नहीं सिखा पाऊंगा। ठीक है, इस पैराग्राफ में से 3 कौन से महत्वपूर्ण पॉइंट है, और अगर आप इसको 3 लाइन में समरी कर सकते तो प्लीज कर लीजिए, और कल से कार्य भैया होमवर्क में करिएगा। स्टार्ट। इसके 3 की पॉइंट है ना, की पॉइंट। पहला क्या भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और डीप फेक टेक्नोलॉजी, 2 पार्ट यहां पर महत्वपूर्ण है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बहुत सारा काम करता है, उसके एक हिस्से की यहां पर बात की जा रही है ना, उसके एक पार्ट की यहां पर बात की जा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक में इस्तेमाल, एक कंसर्न मेरा ये है इस टॉपिक का, इसके इर्द गिर्द वो घूमने वाला है। दूसरा, एआई की प्रतिभा, ये तो इनका 2 पॉइंटों के मैंने। अब ये करते क्या है, एआई के माध्यम से हम रियलिस्टिक इमेज बना देते, मतलब किसी व्यक्ति के आगे किसी व्यक्ति का चेहरा हम लगा सकते हैं। तो एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का डीप फेक में यूज, दूसरा है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कैसे कर रहा है, क्या कर रहा है बेसिकली, ऐसा क्या कर देता है, डीप फेक को किस तरीके से आप कनेक्ट करोगे, क्या कर रहा है वो, आपके आर्टिफिशियल इमेजेस बना देता है जो कैसे लगती है, रियलिस्टिक, जो लगता है कि सही में वो व्यक्ति है ना। तो दूसरा मतलब इसकी प्रतिभा है कि ऐसा कुछ गड़बड़ कर देता है, मतलब फेक इमेज क्रिएट करने की उसकी प्रतिभा है। तो दूसरा पॉइंट है अपना, रियलिस्टिक इमेज बना के लोगों को वो मिसलीड कर सकता है ना। तो क्या करता है भैया, ये मिसलीड करता है इमेज बना के। ठीक है, अब आप फ्रिक्वेंटली मिसलीडिंग ऑडियो वीडियो कंटेंट, दिस कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट्स द इल्यूजन, देखो अब वही बात रिपीट हुई है, प्रोड्यूसेस एक्सट्रीमली रियलिस्टिक एंड फ्रिक्वेंटली मिसलीडिंग ऑडियो और वीडियो कंटेंट। इस बात को रिपीट कर रहा है आगे, दिस
cutting edge technology creates the illusion that the people are saying or doing things they never did by manipulating and superimposing voice and facial expressions onto already filmed content using deep learning algorithm. ये जो पार्ट में काम का नहीं है ये, क्योंकि आपको तरीका बता रहा है करता क्या है, किस तरीके से करता है ये वो. जो मेन कंसर्न क्या था भैया, एआई टेक्नोलॉजी है, उसकी वजह से वो डीप फेक किया जाता है, डीप फेक में लोगों की इमेज बनाई जाती है. अब ये उसके अंदर का पार्ट था, कटिंग एज टेक्नोलॉजी क्रिएट्स इल्यूजन. तो वो आगे समझा रहा है उसको कि जब आप डीप फेक इमेज आपने बना ली किसी व्यक्ति की, तो लोगों को इल्यूजन क्रिएट करेगा. तो वो उसी का सब पॉइंट है बेसिकली, वो ओरिजिनल कोई पॉइंट नहीं है. तो ये वाला हिस्सा आप देखोगे तो कोई विशेष काम का अपना है नहीं, क्योंकि कोई नई बात इसमें बोली नहीं गई है, और वो तरीका बताया गया है किस तरीके से भैया एल्गोरिथम काम करता है. वो अपने काम का सेंट्रल थीम नहीं है. सेंट्रल थीम ये नहीं है मेरे टॉपिक की कि किस तरीके से एआई काम करता है डीप फेक में, नहीं. सेंट्रल थीम ये कि एआई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए डीप फेक किस तरीके से काम कर रहा है. डीप फेक पोज a significant ethical concern as they can be exploited for malicious purpose such as spreading misinformation, creating fake content for scam. अब ये कंसर्न है हमको, हमारा पूरा कंसर्न क्या है कि एआई आ गई है, उससे डीप फेक हो रहा है, उससे लोग मिसलीड कर रहे हैं, malicious पर्पस के लिए उसका इस्तेमाल हो रहा है, मतलब दुरुपयोग उसका किया जा रहा है. आगे डीप फेक्स कैन बी क्रिएटेड क्विकली which raises question about how the technology may be abused in variety of contexts such as media, politics, पर्सनल रिलेशन. ये वो एरियाज बता रहे हैं कि इन एरियाज में भैया इसको इफेक्ट करने वाला है. जैसे जुडिशरी के ऊपर भी सवाल है, नकली एविडेंस कल से तैयार किए जा सकते हैं इसका इस्तेमाल करते हुए. तो ये सब भैया अपने कंसर्न है. अब इसके अंदर से कुछ बातें ऐसी है जो कचरा होती है जो आपको बिल्कुल हटा देना है, और कुछ बातें ऐसी होती है जिसको आपको शॉर्ट में मेंशन करना है. सबसे अच्छा तरीका ये आपके सामने ना. अब आप आंख मीच के केवल इतना सोचो कि कौन कौन से पॉइंट इसके आपको स्वतः याद हो गए. करा नहीं आपने. जब मैं कोई कहानी पढ़ता हूं तो उसके बड़े कैरेक्टर मुझे याद रहते हैं, छोटे याद नहीं रहते. बस यही समरी भी चाहता है कि जब आपने किसी पैसेज को पढ़ा तो कौन कौन सी मुख्य बातें आपको लगी उसकी, वो आपके अंदर से आता है, वो आपकी बचपन की हैबिट है, वो क्या आप मेन पॉइंट उसको निकाल सकते हो. तो कौन कौन सी बातें आपको याद हो रही है. आपको याद हो रहा है कि एआई की वजह से डीप फेक है ना, वो क्रिएट करता था इमेजेस, उससे समस्या हो सकी, मेलिशियस पर्पसली यूज हो रहा है उसके लिए, और वो 3 एरिया में ज्यादा डिस्टर्बिंग वो कर सकता है. इन बातों का आपको लिखना है पैराग्राफ में 3-3.5 लाइन में. इसका एग्जैक्ट आंसर मैं आपको डिक्टेट कर रहा हूं, लिखिए प्लीज राइट द एग्जैक्ट आंसर ऑफ. इसके बाद मैं आपको एक और इसका दूंगा किसे इसको सॉल्व करना है, इसको बकायदा एक पीडीएफ फॉर्म में मैं आपको दूंगा जहां आपको ज्यादा समझाया जाएगा. देखिए डीप फेक टेक्नोलॉजी, डीप फेक टेक्नोलॉजी कोमा डीप फेक टेक्नोलॉजी यूजिंग एआई. आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आप एआई कर सकते हो, ये परमिसिबल है. ठीक है, समरी करने का मतलब होता है जहां पर फुल फॉर्म दे रखा है आप उसे शॉर्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर लीजिए. डीप फेक टेक्नोलॉजी कोमा यूजिंग एआई कोमा क्रिएट्स रियलिस्टिक बट क्रिएट्स रियलिस्टिक बट पोटेंशियली डीप फेक टेक्नोलॉजी using AI creates realistic but potentially misleading videos by altering voices and expressions. This full stop. This poses POSES ethical issues. This poses ethical issues है ना, वो पूरी लाइन को अपन ने 3 शब्दों में कर दिया कि यहां से एथिकल इशू भी अराइज हो रहे. This poses ethical issues, comma as it can be used for misinformation or scams. As this poses ethical issues, comma as it can be used for misinformation or scams. As it can be used for misinformation or scams, comma affecting areas like media, politics, comma politics and personal relationships.
It can be used for misinformation or schemes, affecting areas like media, politics, and personal relationships. Full stop. That's it. 2 लाइन में आपका काम होगा. अब आपके कोई सवाल है कि सर ये पॉइंट क्यों नहीं आया, वो पॉइंट क्यों नहीं आया. जैसे एक सवाल है कि समरी में हेडिंग देना होती है क्या. जब तक क्वेश्चन पेपर आपसे ना मांगे नहीं देना होती है. सिंपल सी बात है. हमारे क्वेश्चन पेपर में वो बोलता है कि चार्ट्स बनाओ फिर जजमेंट लिखो. जब वो इतना क्लियरली बोलता है तो समरी में भी उन्हें कहना चाहिए कि भैया पहले हेडिंग दो. क्योंकि एक होता है समरी का सामान्य नियम जो हम स्कूलों में पढ़ते हैं, तो वहां पर हमें बताया जाता है कि हेडिंग देना है, पर ये जब तक नहीं मांगे तब तक नहीं देना होता है. बड़ी परीक्षाओं का नियम होता है जब तक बिना मांगे आपको देना नहीं है. तो मेरा जो ओपिनियन है पर्सनल, चूंकि इसके ऊपर कोई गाइडलाइन जारी नहीं करी है, मैं तो चाहता हूं कि एक सवाल 15-20 सवाल इकट्ठे कर पहुंचा दूं डिपार्टमेंट की, सर इन सबके जवाब दे दो, इनके ऊपर आपका क्या कहना है, समरी की हेडिंग देना है नहीं देना है. पर पता है क्या बोलेंगे, हमने बोला क्या देने को तुमको, तो क्यों पूछ रहे हो तुम. जवाब यही आएगा, मुझे पता है ना, तो इसलिए मैंने बोला भी नहीं फिर, है ना. तो इसलिए नहीं देना चाहिए. ठीक है. एक ठीक है, मैं इसका अपलोड कर दूंगा भैया, इसका सॉल्यूशन अपलोड कर देंगे आपको एप्लीकेशन पे. हाँ, स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं भैया, स्पेलिंग के मार्क्स कटते हैं. और कौन कौन से क्वेश्चन थे. एक भैया डाउट इसके अंदर आया कि सर जो इसका एल्गोरिथम है महत्वपूर्ण है. भाई एल्गोरिथम महत्वपूर्ण है, इसमें कोई डिनाई नहीं है. एल्गोरिथम ही काम कर रहा है बेसिकली, लेकिन एल्गोरिथम मेरे टॉपिक में महत्वपूर्ण नहीं है. मेरा टॉपिक का कंसर्न क्या है कि टेक्नोलॉजी है, वो उसमें क्षमता है कि वो मिसलीड कर सकती है, वो क्रिएट कर सकती है फेक इमेजेस, और उसकी वजह से दुरुपयोग हो सकता है मीडिया में, पर्सनलेशन में, यहाँ पर दिक्कतें आ सकती है. ये मेरे टॉपिक का कंसर्न है. आपको देखो, अगर आपको ये जानना हो कि क्या छोड़ना और क्या रखना है, तो आप टॉपिक की हेडिंग मन में दो, लिख के मत दो, मन को दो कि टॉपिक की मैं हेडिंग ये दूंगा. जब आप टॉपिक की हेडिंग दोगे, अपने आप ही आपके अंदर जो कचरा पार्ट होगा वो अपने आप रिमूव हो जाएगा. ऐसे तो आपको हर चीज लगेगी महत्वपूर्ण. अब संपूर्ण रामायण और संक्षिप्त रामायण जब संक्षिप्त करा तो उसके अंदर बहुत सारे चीजें हटा दी. राम जी के वन वाले बहुत सारे एपिसोड हटा दिए गए. राम जी फूल पत्तियों से बात कर रहे थे, वो हटा दिया गया. तो इंपॉर्टेंट है यार, फूल पत्ती से बात कर रहे भगवान हमारे, तो राम जी की तो एक एक चीज महत्वपूर्ण है. ऐसे कैसे संक्षिप्त कर दिया आपने. पर संक्षिप्त का मतलब ये नहीं होता है कि हम कोई उसको डिसरिगार्ड कर रहे हैं. हमारी मजबूरी है कि हमको उसको कम शब्दों में कहना है, तो मेन पार्ट कह देंगे भैया. जब मैच की हाईलाइट्स होती है, क्रिकेट मैच की आपने देखी होगी, तो हाईलाइट में एक एक बॉल महत्वपूर्ण देखा जाए तो, लेकिन क्या सारी बॉल दिखा सकते हैं वो, नहीं. तो यही जो चयन करना है आपको कि किसको हटाना और किसको रखना है, यही समराइजेशन है. और यही आपको प्रैक्टिस से समझ आएगा. एक बार में नहीं समझा पाऊंगा मैं, क्योंकि हमारा दिमाग चलता है अलग अलग. अब दाल बाफले की थाली में अगर किसी व्यक्ति को चटनी पसंद है, तो उसका कहना है कि सर समरी में इसको नहीं काटूंगा मैं, एक बार बाफला कम कर दो मेरा, एक बार चटनी रहेगी सर, प्याज रहेगा सर, उसके बिना भवाता नहीं है सर, इंदौरी होगा तो सेव मांगेगा. लेकिन मेरा कहना है कि जब आप दाल बाफले की समरी करोगे तो ऐसा बढ़ जाएगा, ये केवल दाल बाफला लड्डू 3 आइटम रहेंगे आपकी थाली में, बाकी सब रिमूव हो जाएगा. बस यही करना है आपको. आपसे चटनी छूट नहीं रही है, आपसे अचार छूट नहीं रहा है, आपसे यही बस यही आपको तय करना है कि क्या रखूं और क्या ना रखूं. क्या रखने से मेरी थाली दाल बाफले थाली कहला जाएगी, मेरा कंसर्न पूरा मैं बता पाऊंगा एग्जामिनेशन को. ठीक है, चलो मैंने प्रॉब्लम दी है भैया ना, मैंने प्रॉब्लम कल भेज दी थी, इवन पूरा पीडीएफ भेजा है, पार्ट 1 भेजा है, 10 प्रॉब्लम भेज दिए, बकायदा पीडीएफ निकालिए, एक साइड उसमें क्वेश्चन एक साइड खाली है, और बकायदा उसके अंदर आप सॉल्व करिए, और बाद में हम आपको डिक्टेट कराएंगे और आप उससे भी आप पूरा चेक कर पाएंगे. ठीक है, चलिए अब हम आगे बढ़ रहे भैया. हाँ, छत्तीसगढ़ का फॉर्मेट में अपलोड कर दूंगा, कोई बहुत महान फर्क नहीं है. फॉर्मेट का बहुत, क्रिमिनल के फॉर्मेट लगभग पूरे देश में एक जैसे आ गए अब, तो बहुत ज्यादा उसमें स्कोप नहीं है. 2-3 चीजें हैं, बारीक सी चीजें जो मैं आपको बता दूंगा. अभी मैं टॉपिक पे भैया आगे आता हूं, क्योंकि जजमेंट हेडिंग अपना मेन टॉपिक है. हालांकि पेपर 2 भी उतना ही महत्वपूर्ण है. मैं नहीं चाहता कि किसी भी पार्ट को हम कमजोर माने कि ये सर 2 तो हो जाएगा, 4 करा दो, नहीं होता, 2 भी नहीं होता. लिख आर्टिकल, दे रहा हूं टॉपिक, लिख दे 5 फैक्ट में अच्छे से, नंबर उसके है ना, कितने नंबर के आर्टिकल, 20 नंबर के, 10-10 के, नहीं कुछ चेंजेस हुआ है ना अभी. अच्छा, उसको कम कर दिया है. हाँ, 30 का था, 30 को 20 कर दिया, तो 40 नंबर का भैया अपने आप में चैलेंज ही है, मजाक थोड़ी है. 40 नंबर का ट्रांसलेशन है,
ट्रांसलेशन भी मैंने आपको दिया है, अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक 3 पैरा भेजे छोटे छोटे, उसका आंसर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। चलिए, जजमेंट राइटिंग है ना, अपने फॉर्मेट देख लिया उसका, उम्मीद करता हूं फॉर्मेट आप सबने याद कर लिया होगा।